जीवन यापन करना है, कैसे करना है मुझे। जब लोग ये सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे जीना, नौकरी करना है, ये करना, मेरे दिमाग में सिर्फ दो बातें चल रही थी कि अब वॉलीबॉल फुटबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम लेना है और माउंटेनिंग पे प्लान किया और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। सिर्फ दो चीज़ें चल रही थी। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, उसके पहले कई लोगों को हॉस्पिटल में ही रहे यानी कई लोगों से प्लान, क्योंकि कहने और करने में दोनों में बहुत फर्क होता है। हॉस्पिटल के बेड पे अगर कोई एक पैर नहीं है, दूसरे पैर में भी रॉड पड़ा हुआ है, चल भी नहीं सकती है, मोशन वगैरह पॉट में करे, अगर वो लड़की बोले कि मुझे एवरेस्ट जाना था, लोग तो पागल बोलेंगे ही। हर किसी ने मुझे बोला, एक जन ने मुझे बोला था कि पागल हो गई है क्या। इतना बोला कि अभी सदमे में है, मानसिक डॉक्टर तक आ चुका था। ये स्थिति थी। होता क्या है, हमारे साथ क्या होता है, जब तक हम एग्जाम्पल उठा के नहीं देते, लोग मानने को तैयार नहीं होते। फाइनली हॉस्पिटल के बेड से जब मैंने प्लान करना शुरू किया था, स्पॉन्सरशिप, ट्रेनिंग, दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। जब मैंने कॉर्पोरेट कंपनियों से पैसे की बात करी, सबने बोला लगड़ी हो गई और दिमाग भी खराब हो गया है। उस मनोदशा को आप समझ सकते हैं कि उसके मन पे क्या बीता होगा। लेकिन वही कहते हैं ना, जब आप अपने गोल के प्रति ईमानदार होते हैं, आपके पास एक भी पैसा ना हो, एक भी रास्ता ना हो, अपने आप रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं, अगर आप ईमानदार हैं अपने गोल के प्रति। मैं अपने गोल के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार थी कि मुझे करना था, किसी भी कीमत पे करना था। फाइनली जब मैंने, और भाई साहब हैं मेरे बड़े भाई साहब, मेरे बैकबोन, मेरा परिवार मेरा बैकबोन है, उन्होंने सजेस्ट किया मैडम बछेंद्री पाल से मिलते। फर्स्ट टाइम जब मैडम घर जाने की बजाय मैं सीधा रेलवे स्टेशन गई थी। मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी मेटल की और लेफ्ट मेरा प्रोस्थेटिक लग गया था, लेकिन अगर मैं इसे पैर जोर से मतलब वेट लेती थी तो मैं स्टम्प से मेरे ब्लड आ जाता था। रेलवे स्टेशन गए, पहली बार हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के पूरी रात सीट में मुंह छुपा के रोए थे कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ता। लेकिन काली रात के बाद सुबह हमेशा आती है। मेरे साथ भी हुआ, जमशेदपुर जब पहुंचे मैडम बछेंद्री पाल के पास, झारखंड, फर्स्ट टाइम 4-5 दिन उन्होंने फोन किया था, बात किसी कारण बात की, लास्ट 6वीं बार बात हुई थी मेरी उनसे। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मैम हम आपसे कल मिलेंगे। अगले दिन जबरदस्ती डिस्चार्ज लिया, ठीक हो गए थे हम, डिस्चार्ज लिया और उसी रात में नेक्स्ट डे सुबह हम झारखंड थे। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मुझे देखा कि इतना जरूरी क्या था, मैंने जब अपना प्रपोजल रखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और बोला उन्होंने, अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, तो सिर्फ लोगों के लिए है। मेरे परिवार को छोड़कर, मेरा जो फैमिली था, मेरे परिवार को छोड़ के बाहर के कोई ऐसा शख्स था जिसने भरोसा तो किया था, किसी को यकीन ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारे कहने से, सोचने से कुछ नहीं होगा, इमोशन में आगे फैसला लेने से कुछ नहीं होता, प्रूफ करो अपने आप को माउंटेन। वाकई में जब मैं गई हूँ माउंटेन में, नॉर्मल आदमी को पहाड़ चढ़ने में इतनी दिक्कत होती है। रोड हेड से बेस कैंप जाना, नीचे था बेस कैंप हमारा, लोग 1 मिनट में 2 मिनट में जाते, मुझे 2-2 ढाई घंटे लगता क्योंकि मैं बैठ जाती। मेरे राइट लेग की हड्डियां जॉइंट नहीं थी, लेफ्ट मेरा ज़्यादा प्रेस करते क्योंकि फटाफट लगा दिया गया था मेरा प्रोस्थेटिक लेग, तो ब्लड आने शुरू हो जाता था, मैं बैठ जाती थी बार बार। लेकिन मेरा गोल एकदम पक्का था। ट्रेनिंग के वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें होती कि क्यों पागलपन है, ये सारी चीज़ें। मेरा मानना है कि जब आपको आपके गोल के प्रति लोग पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए कि आपका गोल आपके बहुत करीब है। 13 से 14 हज़ार की पीक पे लेके जाते थे वहाँ पे, TSF टाटा, मैडम बछेंद्री पाल भी साथ में, 13 से 14 हज़ार की। मेरा ग्रुप मेंबर हर कोई मुझसे आगे निकल जाता था और हर कोई बोलता कि अरुणिमा आप रहन दो, नहीं हो सकता आपका। मैं कभी किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं धीरे धीरे चलती रहती थी। आज मैं आपको यहाँ आके चाहे जितना मोटिवेट करूँ, या फिर शायद आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद होते हैं। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने से। मैंने उसी दिन खुद से संकल्प किया, क्योंकि आसपास मेरे कोई नहीं होता था, भाई साहब रहते थे और बाकी और कोई नहीं होता था। मैंने डिसाइड किया कि आज ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं इनके बराबर चल पाऊँ, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं इनसे पहले पहुँचूंगी। और आपको यकीन नहीं होगा, 8 महीने बाद, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के और बेस कैंप से हम साथ निकलते सारे लोग, और टॉप पे 15 मिनट 20 मिनट जो लोग मुझसे पहले पहुँचते थे,
आधा घंटा पहले पहुंचना शुरू किया। जो भी मेरे पास पॉलीथीन जो भी रहता था, बिस्किट छोटा रहता, बिछा के आराम से बैठ के खाते थे। वो लोग ऐसे नीचे से आते, मैं ऐसे देख के खुश होती थी कि अरे ये लोग मुझसे आज पीछे हैं। खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी। उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाते क्या हो? बेस कैंप में तो आपका पैर नहीं है, प्रोस्थेटिक लेग पहन रहे थे और आप इतना अच्छा चल सकते हो। मैंने सिर्फ उतना उनसे बोला कि जो मेरा गोल है वो मेरी जिंदगी है, मेरा पैशन है, मेरा जिद है, मेरा जुनून और मेरी जरूरत है। जिस दिन जब कोई गोल आपकी जरूरत बनता, आपका जुनून बनता है, कोई नहीं बदल सकता। आप खुद चाह कर भी उस रास्ते से नहीं हट सकते, क्योंकि जुनून आपसे वो करवाता है जो आप खुद नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को तो समझ में आया, कुछ लोगों ने तब भी पागल बोला, उस समय भी बोला। लेकिन फाइनली जब मुझे पूरा स्पॉन्सर मिला, बड़ी मुश्किल से स्पॉन्सर से भी नहीं मिल रहा था। एमडी टाटा स्टील के एमडी मैडम से, बछेंद्री मैम से बात किया कि आप श्योर हैं कि सबमिट करेगी? मैम ने बोला हाँ मैं 100% श्योर हूँ। पूरा स्पॉन्सर, क्योंकि आधा स्पॉन्सर 50 से 60 लाख रुपए एवरेस्ट में लगते हैं। मैंने एक साथ कभी 50 से 60 लाख रुपए देखे भी नहीं थे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। आधा देने की बात की, मैंने साफ बोला सर मैं आधा कहाँ से लाऊंगी, पूरा दीजिए। फाइनली पूरा दिया। काठमांडू जब मैं पहुंचे, एवरेस्ट की मेन जर्नी जब शुरू हुई है, जब भी किसी पीक पे जाते हैं तो एक लोकल गाइड को लेते हैं, शेरपा, उसमें शेरपा बोलते हैं नेपाल में। मैं जैसे, मेरा शेरपा ने मुझे देखा फर्स्ट टाइम, बोला इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ। साफ बोला उसने। मैंने, मछेंद्री मैम ने, भाई साहब ने, सब ने कन्विंस किया, भाई ऐसे नहीं आ गए हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हैं। इंडिया से 6 लोग थे। रॉकी एरिया तक में बहुत अच्छा चली, लेकिन जैसे ही वो ग्रीन और ब्लू आइस शुरू होता है, देखा होगा आप सभी ने, बहुत सारे लोग ट्रैकिंग भी करते होंगे, ग्रीन और ब्लू आइस शुरू होता, मैं जैसे पैर रखती मेरा पैर स्लिप हो जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से आइस वॉल क्लाइंबिंग जब करना होता था, क्रैम्पोन, आई थिंक मोस्टली लोग जानते होंगे क्रैम्पोन, जैसे स्पाइस शू होते हैं उसी तरह से छोटे छोटे कांटे स्पाइस शू में होते हैं, लेकिन क्रैम्पोन में बड़े बड़े कांटे होते हैं, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, ऐसे ऐसे करके जो शूज के नीचे फिट होता है। फर्स्ट पॉइंटिंग मार मार के जब मैं चलना शुरू की, राइट लेग में रॉड होने की वजह से बहुत पेन होता, लेफ्ट हीट किया, पैर मूव हो गया। कभी कभी ये स्थिति आई कि मेरा टो हील पे आया और हील टो पे आ गया। तो मेरा शेरपा जो था बोला ये, उसने कभी देखा नहीं था कि प्रोस्थेटिक लेग से भी कोई कर रहा है। जब उसने मेरा पैर मूव, बोला अरुणिमा ये क्या, नहीं हो सकता, मान लो इस बात को तुम। मैंने बिना बोले चुप रहे, रोप में एंकर रहे पैर को खोला, फिर से सही किया और फिर से मारना शुरू किया। शेरपा बोल रहा तुम इतना जिद क्यों करती हो? मेरा मानना है कि बिना जिद के जब तक कि वो चीजें आपके अंदर पागलपन नहीं आएंगी, होगा भी नहीं। और दूसरी चीज, मैं जानती थी कि वो मेरा पैर है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा चलेगा। खुद का थोड़ी है कि अपने मन से वो जैसा चाहेगा वैसा चलेगा, सही है। फाइनली मैं मारना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार मारते मारते जो नहीं होता था, 6-7 बार मारने पे बर्फ का टुकड़ा टूट जाता था, तब होल होता था, तब मैं रख के जाती थी। कैंप 3 तक, एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं। कैंप 3 तक जिसको जाना होता है, वैसे बेस कैंप टू कैंप 1 खुम्बू ग्लेशियर है, जो बहुत ही मूव करता रहता है वो हमेशा। इतने समय अगर सुबह आपने देखा इतना क्रेवासेस है, शाम को देखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। लैडर था, लैडर में बीच बीच पोल होते हैं, वो पोल पे रखने की बजाय मैं दूसरी जगह गलती से रहती, तो कई बार मैं गिरी, लेकिन फिर उठ के आए, फिर चलना शुरू किया। ये चीज़ें ऐसे खुम्बू ग्लेशियर को पार किया। कैंप 3 तक जो नॉर्मल होते हैं, जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको नहीं जाना होता वापस आ जाता है। मेरे ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग थे जो वापस आए। मैं भी घबराती थी कि अरे ये नॉर्मल है, ये वापस जा रहे तो मेरा क्या होगा ऊपर। लेकिन जबरदस्त उसके प्रति मेरा गोल था, जो मेरा जुनून था गोल के प्रति, एवरेस्ट के प्रति, वो कम नहीं होता था कभी। मैंने कहा जो इसमें, जो मुझ में है वो इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ। मैं खुद को मोटिवेट करती थी इस तरीके की बातें कह करके। कैंप 3 से ऊपर साउथ कोल यानी कि कैंप 4 दिन को 1 बजे में पहुंची थी। बहुत धूप निकली थी, स्नो गिर रहा था, फिर भी बड़ा एक्साइटेड होके मैं ऐसे देख रही थी चारों तरफ। एक बगल वाले टेंट से, येलो कलर का टेंट था, एक लड़की को टेंट से बाहर खींच के निकाला जा रहा था। तभी मैं फिर उत्सुकता के साथ देख रही कि क्यों निकाला जा रहा है उसको। 4-5 शेरपास लोग मिलके, जब वो पूरी तरीके से बाहर निकल के आ गई, वो मर चुकी थी, उसका बॉडी ऐसे अकड़ गया था।
इतना ही नहीं, दूसरे टेंट में फिर सुना कि एक कोई सो गया था टेंट के अंदर और वो मर चुका है, उसके फेफड़े में पानी चला गया था। मुझे एक चीज समझ में आ गई, अगर माउंटेन्स के रूल्स को हमने, तो आई थिंक कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होगा, अगर हमने उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, अगर उस रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो जिंदगी वहां हमको फॉलो नहीं करेगी, हमको सॉरी बोलने की चांस नहीं देगी। सेम माउंटेन में एक भी कभी भी सी लेवल पे कोई गेम हम खेलते हैं तो सॉरी बोलते हैं, या फिर गलती होती है सॉरी बोलते हैं, या फिर जीत जाते हार जाते, लेकिन माउंटेन एक गलती की कोई सॉरी नहीं, जिंदगी आपको सॉरी बोलेगी। सीन वहां पे भी उन्होंने सबमिट करके सीधा सो गए थे वो टेंट के अंदर, ये रीजन था उनका मरने का, क्योंकि बॉडी इतना ज्यादा एडजस्ट कर चुकी होती कि बॉडी में कुछ बचता नहीं है, सो गए, हमेशा के लिए सोए रहे। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी वहां कि फॉलो करना है, डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्लाइंबिंग रात में करते हैं। साउथ कोस्ट समिट, मेन समिट जो है, ये 3500 फीट है ये एरिया, और इस एरिया को डेथ जोन एरिया बोलते हैं, क्योंकि आज डेथ कम से कम 200 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं इधर इधर इधर। कोई ऐसे बर्फ में, इतना ऐसे बर्फ में ढका है, कोई आधा पार्ट दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके किसी की 10-10 लाख के इक्विपमेंट्स उसके ऊपर हैं, लेकिन वो मरा हुआ है। मैंने निकलना शुरू किया जब मेरी हेडलाइट जिधर ही जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही थी। अच्छे अच्छे माउंटेनियर और अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता और उसके दिमाग में ये बात आता है कि जिस चीज़ के लिए मर चुका मुझे भी उसी चीज़ के लिए जाना है, और ये चीज़ आता कि हम इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। डिसीजन ले पाना इतना मुश्किल होता है कि मैं बता ही नहीं सकती आप सबको, इतना मुश्किल होता है। फिर बार बार वही दिमाग में आता कि मेरा तो प्रोस्थेटिक लेग है, मैं कैसे जाऊंगी। 10 से 15 सेकेंड खड़े होके, जहां पर मैं थी वहीं पे खड़े होकर मैंने सिर्फ इतना बोला, अगर इन सब में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं मेरी अपनी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करती है, काम भी उसी तरीके से, बॉडी भी काम भी उसी तरीके से करना शुरू करती है। अगर हम मान लेते हैं अपने आप को, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर हम मान लेते हैं अपने आप को कि हम कमजोर हैं, परिस्थितियां आपको ऐसे ही लगने लगेंगी कि आप कमजोर हैं। एकदम प्रैक्टिकल मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं। फाइनली मैंने अपने सेल्फ, उस समय मुझे मैम ने एक चीज बोली थी कि अरुणिमा जाओ, कोई प्रेशर नहीं है तुझ पे, जितना हो पाएगा उतना करना, बहुत ज्यादा मत करना कि अपनी जान से नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तू मुझसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब वो सिर्फ तेरा सपना था, आज वो पूरे देश का सपना है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है। कैन यू इमेजिन? तो मेरे दिमाग में वो बातें वीडियो की तरह चल रहा था कि पूरे देश का सपना है। मैं जब हिलेरी स्टेप के पहुंची, मेरा शेरपा एक नया सा झटका मुझे दिया, बोला अरुणिमा वापस चलो। मैंने कहा एकदम शॉक होके, मैंने कहा क्यों? बोला तुम जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने कहा बताओ तो सही हुआ क्या? तो कह रहा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चलो। मैं इतना इजी तरीके से यहाँ बता रही हूँ, लेकिन वहां ना वो मेरा फेस देख पा रहा था ना मैं उसका फेस देख, एक दूसरे का फेस भी नहीं दिखता, इतना पैक होता है सब, ठीक से दिखता भी नहीं है एक दूसरे से। हम इस तरीके, वो मुझे कन्विंस बार बार मुझे कह रहा है कि तुम, अगर तुमको मरने का शौक हो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे आगे पीछे रोने का कोई नहीं है, मैं तो जाऊँ, मतलब मैं वापस जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। मैं उसको कन्विंस कर रही थी, कुछ नहीं होने वाला, ऊपर वाला हमारे साथ, ऐसे ऐसे कन्विंस कर, कुछ तो ब्लैकमेलिंग करनी थी तो मैं कर रही थी उसको, लेकिन वो नहीं मान रहा था। कभी मेरी माँ ने और बछेंद्री मैम ने मुझे जीवन में एक चीज समझाया था कि अरुणिमा, कभी कभी लाइफ में पल ऐसे आते हैं जब तुम्हारे आसपास कोई और नहीं होता है, फैसला सिर्फ तुमको लेना पड़े। जहां पर भी होना वहां पर खड़े होकर सिर्फ हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और सोचना कि एक एक पल चलकर तुम यहाँ तक पहुंची हो, एक एक कदम चलकर तुम यहाँ तक पहुंची हो। अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तुम अपने लक्ष्य पर होगी, अपने टॉप पर होगी। वाकई में लास्ट में शेरपा को कन्विंस करते करते मैं थक गई। फाइनली मैंने इरिटेट, अपने आप हाई एल्टीट्यूड में इरिटेशन आता है, मुझे भी इरिटेशन आ रहा था। मैंने लास्ट में बोला कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। और अपना सिर्फ एक कदम मैंने आगे बढ़ाया है और करीब 2 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। वो शब्द नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए कितना खुश थे हम। और जितनी बार मैं बोलती हूँ
उतनी बार मैं महसूस करती हूँ। वो 6 से 7 मिनट मेरी ज़िंदगी के ऐसा पल है जो मैं कितनी खुशी थी, बस दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी ज़ोर से चिल्लाऊं, इतनी ज़ोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास में, जो लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में एक बार किसी काम को ट्राई किया, दोबारा फेल हुए तो दोबारा ट्राई ही नहीं करते। मैं उनको बताना चाहती थी चिल्ला चिल्ला। मैंने मास्क निकाला, चिल्लाना शुरू किया था। शिल्पा बोल रहा पागल हो गई है, हाई एल्टीट्यूड का असर है इसको। लेकिन मुझे तो लेकिन बॉडी इतना ज़्यादा थक चुकी होती, कुछ नहीं बचता, चिल्ला भी नहीं पाते हैं। तो मास्क निकालने के बाद ऑक्सीजन भी नहीं, तो ब्रीदिंग फास्ट होती, नहीं चिल्ला पाते। अपना जो नेशनल फ्लैग है ना, शायद जब ना ऐसे सी लेवल पर तो उसका वो फीलिंग शायद नहीं आता, लेकिन जब हम कहीं कंपटीशन में या फिर ऐसी जगह पे होते हैं, अपने आप मन करता है कि कितना ऊपर उठा के कर दें कि जो और देश के जो फ्लैग लगे हैं सबसे ऊपर हमारा दिखे। मेरे मन में यही आ रहा था कि मैं उठाऊं, बार बार मैं खड़े होके और ऐसे ऐसे कर रही थी, बार बार मैं ऊपर कर रही थी। तो सब मुझे आसपास में मुझे सब देख रहे थे कि मतलब क्या हो गया इसको। 10:55 सुबह के 21 मई 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है उसको सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं। 10:55, 6-7 मिनट, टाइम ओवर। अभी फिर भी मुझे फोटोज खिंचवानी थी। 4-5 पेयर में बैटरी में रख के, लेकिन 2 डिस्पोजल, एक नॉर्मल कैमरा निकालना शुरू किया। जबकि एक मैं इसलिए लेके गई थी कि एक नहीं काम करेगा तो दूसरा करेगा। जेब में भर भर के जब निकालना शुरू करा, तुझे शिल्पा बोल रहा इतना कैमरा लाने की क्या जरूरत थी तुझे। मैंने कहा नहीं, मुझे फोटो चाहिए। गुस्सा आया वो पहले, वो कि क्या है 8,848 मीटर की हाइट पे तुझे फोटो खींचने की सूझ रही है। नहीं, हमने कहा फोटो खींचो आप। फोटो निकाली। बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने बोला कि वीडियो भी बना लो। इतने गुस्से में, पता है आज हम खुद सोचते हैं उस बात को कि क्या है, और इतने गुस्से में था वो कि ऐसे कैमरा उठाया, ऐसे पटक दिया, तू मर जा यहीं पे, तुझको यही प्लान करके तू आई है, तू मरने का शौक, वही चीज बार बार रिपीट किए जा रहा है कि मर जा यहीं पे, मैं जा रहा हूं। और 1-2 कदम बढ़ा, मैंने फिर से हाथ पकड़ा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वीडियो बनाओ। शायद आप लोग भी सोचे वाकई में इस लड़की का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, ये तो पूरा का पूरा सुसाइड है। 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। आप सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो इसको वीडियो बनाने की क्या जरूरत। चलो फोटो तक ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने की क्या सूझ रही थी। मैं एवरेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मुझे पता था कि 8,848 मीटर की हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता था। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं से एक बात आ चुकी थी कि शायद मैं जिंदा वापस ना जाऊं। मैंने शिल्पा को फिर से कैमरा ऑन किया, उठा के दिया और बोला कि अगर मैं जिंदा नहीं जाती, एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ, ये वीडियो बनाओ। अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, यूथ तक चला जाएगा। क्योंकि मैं चाहती थी, और मैंने सिर्फ इतना कहा है उस वीडियो में कि 2011 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2013 में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर। कैसे, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि 4 से 5 साल लग जाते हैं प्रोस्थेटिक लेग पे चलने के लिए, सीखने पे, और मैंने सिर्फ 2 साल में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हम जा चुके थे। और पता कैसे कब, क्योंकि कभी मैंने अपने पैरों से चला ही नहीं, क्योंकि हमेशा मैंने अपने दिल से और दिमाग से काम किया था। जब कोई भी गोल आपका दिल और दिमाग दोनों लग के काम करता, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। पैर वैर ये तो कहने की बातें होती हैं, क्योंकि आप इतना पागलपन की हद तक उसको बढ़ते हैं कि आप अलग से एनर्जी आती है आपके अंदर। मैंने वो वीडियो बनाया और शिल्पा को बोला अपने पास रखा, फटाफट नीचे भागना शुरू किया। बोला अच्छा आप चल नीचे, यहाँ से नीचे भागना शुरू किया। मैं 10, 15, 20 कदम ही चली थी, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म। इसी चीज का डर था हम लोगों को। और ऐसे नीचे ब्लू और ग्रीन आइस में ऐसे नीचे गिर गए थे। इतना तड़प बोलते हैं ना जिसको, तड़प, उस टाइप के तड़प रहे थे। और बर्फ में मुंह दबा दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी, कहीं ऑक्सीजन मिल जाए इधर उधर, लेकिन कहीं नहीं। शेरपा मुझे बार बार उठा रहा कि उठो अरुणिमा, किसी तरीके से नीचे चलो, नीचे चलोगी तो शायद रेस्क्यू भी आ पाए। लेकिन क्या, मैं नीचे जैसे खड़ी होती, मैं खुद भी खड़ी होती, गिर जाती, खुद भी खड़ी। 10:55 पे क्लाइम किया था। 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करता है तो सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं।
वेदर अपने आप खराब होने लगता जैसे जैसे दोपहर शुरू होती है, पीक दिखना बंद हो जाता, स्नो इतना तेज हो जाता है कि एक दूसरे को हम देख नहीं सकते, और विंड इतनी तेज होती है कि विंड ही उठा के हमें फेंक दे। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर था। जनरली सबके पास 2 होता, मेरे पास भी था, लेकिन मैंने जाते वक्त ही दोनों लगा दिए थे, ये कारण था खत्म होने का। उसने ब्रिटिश क्लाइंबर ने एक को लिया और दूसरे को वहीं फेंक दिया और वापस जाना शुरू किया। शेरपा ने जब देखा कि ऑक्सीजन, वो फटाफट नीचे उतरा और ऑक्सीजन लेके आया और मुझे फिर से लगाया और खड़ा किया। अरुणिमा, तू बहुत लकी है कि तुझे इस हाइट पे ऑक्सीजन मिला। न लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं किसी को नहीं मानती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है, परिस्थितियां आपके हक में आएंगी। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, बहाने, तो आप इतना बहाना दे देंगे, इतना एक्सक्यूज दे देंगे दुनिया को, कोई आपसे पूछेगा ही नहीं कि क्यों नहीं किया, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन क्या कभी हम खुद को समझा पाएंगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी तुझे? मेरा मानना है जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि जिसने जिंदगी में रिस्क नहीं लिया। नो पेन नो गेन। अगर आपके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता है, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। अगर है तो दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। विकलांगता की बात लोग कहते हैं, विकलांगता हमारे मन से होती, यहां से होती। जो आदमी, नॉर्मल आदमी भी अगर यहां से विकलांग है, कुछ नहीं कर सकता। अगर यहां से स्ट्रांग है, दुनिया के सारे काम कर सकता, कुछ भी असंभव नहीं है। फाइनली लगभग भाग्य जो भी था, मुझे ऑक्सीजन मिला। खुश थे, फटाफट नीचे भाग भाग के आ रहे थे, हील मार मार के मैं नीचे आ रही थी। चारों तरफ डेड बॉडीज, ब्लू आइस और स्नोफॉल ऐसे करके दिख रहा था। और ब्लड के ऐसे पैच दिखते हैं, उल्टियाँ होती हैं ब्लड की कुछ कुछ लोगों को, तो वाइट वाइट में रेड रेड पैच दिखता है। मैं भी हील मार मार के नीचे आ रही थी। एकाएक में, अभी भी चैलेंज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग स्लिप किया, पैर ही निकल गया। एवरेस्ट पे -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और मेरा प्रोस्थेटिक लेग अगर मैं खोल के सही करूं तो फ्रोस्ट बाइट, ना सही करूं तो चलूं, मतलब स्टेप ऐसे लूं तो मेरा पैर गिर जाएगा, ना सही करूं तो मैं चलूं कैसे? बड़ी मुश्किल से, लक भाग्य किस्मत जो भी था, मुझे ऑक्सीजन मिला था। उसमें भी नहीं पता कि कितना है, कभी भी वो भी खत्म हो सकता है। मेरी आंखों के सामने मौत दिखना शुरू हुई दोबारा। मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हुआ और मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि क्या भगवान, एक तो मेरा पैर काट लिए, दोबारा मेरे दिमाग में माउंटेन लाए, आज एवरेस्ट सबमिट भी कर लिया, तो आप क्या चाहते हैं, जिंदा वापस ना जाऊं? मेरे सामने ऐसे अपने आप शेरपा मुझे ऐसे मुड़ के देख रहा है, मेरे आगे था, मुड़ के देख रहा है, और उसको शक हो रहा था कि हाई एल्टीट्यूड। ये चीज मेरे आंखों से, जब आंसू भी यहां तक आते आते जम जाता था कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आंसू को पोंछा और बोला, तेरे पास जितनी ताकत है तू लगा ले, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। और ऐसे एक हाथ से, जो मेरा मुड़ नहीं रहा था हाथ, दूसरे हाथ से मोड़ा है और रोप को पकड़ा, दूसरे हाथ से प्रोस्थेटिक लेग को, पैर को घसीट घसीट चलना शुरू किया, क्योंकि यही रास्ता था। दूसरा ये था, ये तो गिव अप कर देते। भागना शुरू किया मैंने नीचे, पैर घसीट घसीट कुछ हद तक नीचे। रॉकी एरिया है जहाँ विंड कम थी, अंदर से विंड कम थी, स्नो कम था। फटाफट पैर को खोला। मेरा इसलिए स्लिप किया था मेरा पैर, क्योंकि सिलिकॉन जेल पहनते हैं हम स्टंप पे अपने, जब वो गीला हो जाता है तो पूरा का पूरा वो स्लिप कर जाता है, अगर जब वो ड्राई रहता है तो स्किन को पकड़ के रखता है। स्टंप मेरा कट चुका था इतना चलने की वजह से, ब्लड निकल रहा था, इस वजह से पूरा का पूरा गीला हो गया था। और जब मैंने कुछ सुखाने को नहीं, फटाफट ग्लव से ही सुखाया और चलना शुरू किया फिर से। तो शेरपा मुझे जब देखा कि पूरा स्टंप कट गया, बोल रहा है, अरुणिमा जिंदा जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर मरना होगा तो दोनों साथ में ही मरेंगे। कैंपुर पहुंची, मेरा ग्रुप हर कोई सबमिट करके आ गया था। मेरे लीडर ने सबसे, जब मैंने जिप खोला टेंट का ऐसे, और ऑक्सीजन जो मेरा बैग था उसको उठा के रखा, सबसे पहले क्वेश्चन उसका यही था कि इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। मेरा एक लाइन में यही जवाब था कि जिसने अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। गाइड, मैंने अपने जो लीडर थे हमारे, यही बोला था मैंने। फाइनली सब बहुत खुश थे। ये देखिए स्टोरी मैंने सिर्फ इसलिए, ये चीज़ें जो मेरी ये लाइव स्टोरी मैंने सिर्फ आपको लोगों के लिए बताया, क्योंकि मेरा मानना, अगर आपके जीवन का एक पल
किसी दूसरे की जिंदगी बदल दे, तो आई थिंक इससे बड़ा कुछ और काम होगा ही नहीं, कि मैं अपनी जैसी और भी अरुणिमा देश को दूं। और इसीलिए मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बना रही हूँ, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, माननीय पीएम सर भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको। और बस आप सबका गुड विशेष चाहिए कि मैं और भी देश को अरुणिमा अपनी जैसी देश दे पाऊं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, क्योंकि मैं 7 सबमिट करने के प्लान कर रही हूँ, जिसमें से 3 मैं सबमिट कर चुकी हूँ। एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा लगाया। आप लोगों की गुड विशेष चाहिए कि मैं उसको भी सबमिट कर पाऊँ। थैंक यू। नमस्ते।